हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे उनके बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था डायरेक्टर प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट हमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अलावा भी कुछ जो राइट्स देती है वो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स। बट जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमारे वो उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। गवर्नमेंट की इच्छा होती है कि वो दे या नहीं दे। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट हमारा आता है, चलो ठीक है, हमें फंडामेंटल राइट्स मिल गए, हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी मिल गए, ठीक है। पर उसके बाद में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके पास क्या राइट्स हैं या क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो फिर उनके लिए कौन करेगा काम। तो एक डिपार्टमेंट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 12 अक्टूबर 1993 को इस जो गवर्नमेंट के ने इस डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली मतलब जो मेंबर्स होते हैं वो ये होते हैं कि फर्स्ट जो इसका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर जो होता है वो फॉर्मर जज होता है जो सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस होता है, उसके अलावा भी कुछ जजेस होते हैं, उसमें से एक जज जो होता है वो इसका मेंबर होना चाहिए। थर्ड, अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस भी इसका मेंबर्स होगा। एंड 2 मेंबर्स और होंगे जिन्हें नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। ये तो इसके मेंबर्स होते हैं। द कमीशन फंक्शन इंक्लूड इंक्वायरी ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव और एन petition presented to it by a victim into complaint of violation of human rights। मीन्स बात ये है कि ठीक है, NHRC एक जो डिपार्टमेंट है वो फॉर्म कर दिया गवर्नमेंट ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेके कि जो कमीशन है वो वायलेट तो नहीं हो रहे हैं या कोई इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। पर ये जो इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो यही होता है कि ये खुद या तो खुद इंक्वायरी करें या फिर किसी ने वहाँ पे कंप्लेंट करी हो। चलो एक छोटे से एग्जांपल से हम बात करते हैं कि हम किसी एक छोटी जगह पर गए। जनरली क्या होता है कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या जो एजुकेटेड नहीं होते या जो छोटे छोटे जैसे फैक्ट्री वर्कर्स है या वॉटेवर ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता है, तो उनके साथ में कैसा भी बिहेव करो उन्हें नॉर्मल लगता है। उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, ये जो हो रहा है वो ठीक है, चलने दो। अगर ये चीज़ें गलत हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर हम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि ठीक है हम किसी फैक्ट्री में गए, हमने देखा किसी आउटस्कर्ट में कोई फैक्ट्री है, बट वहाँ पर जो फैक्ट्री में जो वर्किंग हो रहा है वो अगर प्रॉपर नहीं है, वहाँ के जो वर्कर्स है उनके साथ में प्रॉपर बिहेव नहीं है, उन्हें वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो इस चीज़ को लेके कहाँ कंप्लेंट करें। ऑब्वियसली बात है हम खुद नहीं लड़ सकते, तो हमारे पास हमारे लिए इसी ऐसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बनाया है NHRC। किसी जेल में गए, जेल में देखा जो रहते हैं इम्प्रिजनमेंट में जो भी लोग रहते हैं उनके साथ में सही बिहेव नहीं हो रहा है, या फिर जो कस्टडी में है मार दिया गया। एक मूवी है, मुझे भी अभी क्लिक हुई है, जॉली LLB 2, अक्षय कुमार की मूवी है। उसके अंदर क्या था कि एक इनकाउंटर हुआ था, ठीक है। उस सॉरी स्टूडेंट, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था उस वजह से, आई डोंट नो क्या हुआ, ठीक है। अब हमने एक मूवी, मैं तुम्हें एक मूवी बता रही थी, जॉली LLB 2 करके एक मूवी है। उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर एक केस आता है जो अक्षय कुमार लड़ते हैं। उसके अंदर की एक पर्सन होता है, उसे ना मतलब कस्टडी में मारा जाता है, पुलिस कस्टडी में। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, अगर हम कहीं नोट कर रहे हैं कि कहीं पे कोई जगह है ऐसी जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, पर हम वहाँ जाके लड़ नहीं सकते, अगर और कोई उस पर वर्क नहीं कर रहा है, तो कहाँ जाके कंप्लेंट की जा सकती है? जस्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाइए। एक सिंपल पोस्ट कार्ड पे भी अगर अपनी कंप्लेंट लिख के भेजते हैं तो कई बार ये डिपार्टमेंट इनिशिएट लेते हैं और इस पर वर्क भी करते हैं।
ये डिपार्टमेंट इन्हीं चीज़ों पे वर्क करता है। और अगर चलो ठीक है किसी ने कंप्लेंट नहीं करी, आर्बिटरी, ये मतलब ऐसे ही जाके किसी जगह का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, है ना, और किसी एरिया का इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उन्हें लगता है किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं, एक इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर ये खुद जा रहे हैं और इन्हें लग रहा है गलत है तो ये इंक्वायरी करेंगे, पर अगर कहीं से कंप्लेंट आई है तो भी ये उस चीज़ की इंक्वायरी करेंगे कि ये जो कंप्लेंट आई है ये करेक्ट है या नहीं है। और इनका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो वर्क का अगर हम एग्जांपल देखें तो पंजाब एंड गुजरात में मिलता है। कि पंजाब में क्या हुआ था कि कुछ यूथ्स जो थे वो डिसअपियर हो रहे थे, मतलब गायब हो रहे थे, तो उस चीज़ को इन लोगों ने इंक्वायरी करी थी। एंड गुजरात के टाइम पे जो गुजरात में उन केसेस को लेकर भी इन्होंने एक इंक्वायरी करके एक इफेक्टिवली चीज़ों को प्रूव किया था कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं गलत हो रही है, अगेंस्ट टू ह्यूमन राइट्स हो रही है, कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स को ये लोग क्या करते हैं, मतलब इन सब प्रॉब्लम्स पे या इन सब कंप्लेंट्स पे ये वर्क करते हैं। क्योंकि चलो ठीक है, हमें तो पता है, जो एजुकेटेड, कई बार क्या होता है एजुकेटेड लोगों को भी नहीं पता होता कि उनकी एग्जैक्टली जो राइट्स हैं वो है क्या। ठीक है, तो उन सब पे वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम देखें कि एक एग्जांपल देती हूँ, आज भी कहीं अगर हम बैकवर्ड एरिया में जाते हैं ना, ठीक है, हम लोग मतलब देखेंगे अगर बैकवर्ड एरियाज में, तो आज भी कहीं ना कहीं कंडीशन ये जो अनटचेबिलिटी वाला जो प्रॉब्लम है वो आज भी मैटर करता है, मतलब आज भी है कई जगह पर। अगर वो चीज़ है किसी जगह पर और अगर हमें लगता है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है हमारी कंट्री के, तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये आता है एक्शन लेवें तो क्या लेवें, पुलिस कंप्लेंट करें। पुलिस कंप्लेंट करे तो एक नॉर्मल जो सिटीज़न होता है ना वो एक छोटा सा बात है, ये एक तरह से देखा जाए तो गलत है पर कहीं ना कहीं चलता है कि लोग सोचते हैं कि पुलिस के मैटर में क्यों फंसा जाए। होता है, लोग सोचते हैं कि चक्कर काटने पड़ेंगे, पुलिस परेशान करेगी, ठीक है, तो मतलब जो चीज़ें चल रही है चलने दी जाए। दैट इज़ रियली रॉन्ग। तो इसी चीज़ के लिए जो ये डिपार्टमेंट बना है इसके अंदर ये है फैसिलिटी कि आप एक सिंपल पोस्ट कार्ड पे, इसका एड्रेस मेंशन है कहीं भी, उस एक पोस्ट कार्ड के थ्रू आप कंप्लेंट करिए और इस कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। जो ये उसके अंदर आपको कहीं ये बताने की ज़रूरत नहीं है हु आर यू या आप कौन है कहाँ से, बस बता दीजिए प्रॉब्लम क्या है, एरिया बता दीजिए, अपने आप आके ये डिपार्टमेंट वाले इंक्वायरी करते हैं। ऐसा कई जने कहते हैं कि NHRC आके अपने आप ये चीज़ें इंक्वायरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इट कैन merely make a recommendation to the government or recommended to the courts to initiate proceeding based on the inquiry that is conduct। अब क्या होता है, ये जो कमीशन है वो कहीं पर भी ये नहीं करती कि वो खुद केस कर रही है या मतलब केस फाइल कर रही है, केस की हियरिंग्स कर रही है या डिसीजन दे रही है। नो, ये डिपार्टमेंट ना तो डिसीजन देता है ना ये कोई केस हियरिंग करता है, ये सब काम इस डिपार्टमेंट का नहीं है। ये सिर्फ उस चीज़ को इंक्वायरी करता है एंड कोर्ट से जो होता है, कोर्ट में जो इनकी इंक्वायरी होती है उनको प्रेजेंट करता है और कोर्ट में जो प्रोसेस होता है कोर्ट का जितना भी उनकी इंक्वायरी पर वो प्रोसेस बेस्ड होता है। तो वो सिर्फ हेल्प करती है कि ये सब जो चीज़ें इंक्वायरी वो करती है वो कोर्ट के आगे प्रेजेंट कर सके कि अगर कहीं राइट्स वॉलेट हो रहे हैं तो उन लोगों के राइट्स वॉलेट नहीं होने चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं जस्टिस मिलना चाहिए। जैसे गुजरात में जब यूथ डिसअपियर हो रहे थे, दैट इज़ द केस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑल्सो बैन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पर आज भी कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। इसलिए इसको रोकने के लिए जो पंजाब का जो केस था उसको लेके कहीं ना कहीं इन लोगों ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया था। इसलिए ह्यूमन राइट्स कमीशन के ये सारे वर्क हैं, ये मेंबर्स होते हैं इनके, ठीक है, एंड 12 अक्टूबर को इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है,
अब हमने बात कर ली हमारे राइट्स के बारे में, हमने हमारे वो राइट्स भी पढ़ ली जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल राइट, जो हमें हमारी गवर्नमेंट देती है जिन्हें हम नॉर्मल राइट्स कह सकते हैं, या नॉर्मल राइट्स कहा जाता है, वो हमने पढ़ लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू हमें मिलते हैं, उसकी एक लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पर वो जस्टेबल नहीं है, मतलब अगर कहीं वो नहीं भी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं भी दे रही है, तो उस चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि चलो ठीक है ये सारी चीज़ें हमें मिल भी गई, पर फिर भी अगर किसी जगह राइट्स लोगों को नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए, हमने इस चीज़ को भी पढ़ लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। अब आता है हमारा पॉइंट कि ठीक है हमें राइट्स बहुत सारे मिल गए हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हमें उन ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हमें सिर्फ राइट्स नहीं मिले, कुछ ड्यूटीज़ मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे राइट्स हैं, एक स्टेटमेंट है कि जहाँ से किसी दूसरे के राइट स्टार्ट होते हैं वहाँ हमारे राइट्स एक लिमिट आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके सिर्फ आपके राइट्स, ये एक चीज़ है कि जहाँ से किसी और के राइट स्टार्ट होते हैं वहाँ आपके राइट में आके कहीं ना कहीं लिमिट लग जाती है। ऐसा नहीं है कि आप राइट है तो आप कुछ भी करें और चल जाएगा, नहीं होता ऐसा। अब आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, पर वो ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम उनको हमारा खुद का वो होना चाहिए कॉन्शियस कि हम उनको फॉलो करें। गवर्नमेंट हम जैसे हम इनको चैलेंज नहीं कर सकते ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाले जो हमारे जो राइट्स हैं उनको अगर हम चैलेंज नहीं कर सकते, सिमिलरली ड्यूटीज़ को लेके कहीं चैलेंजेस नहीं किया जा सकता, ना ही गवर्नमेंट पनिशमेंट दे सकती है, पर कहीं ना कहीं एक हमारा कॉन्शियस होता है जिसे कहा जाता है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हम कहें हमारी गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम इन ड्यूटीज़ को फॉलो करें। इन 1976 में एक सरदार स्वर्ण सिंह एक जो कम वो थी एक कमीशन था, उन्होंने एक वो दिया था, एक प्रपोजल दिया था, इसका फंड हमारे जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं उसी तरह हमारे पास हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। एंड फाइनली 1976 में इन्होंने मतलब हमारी गवर्नमेंट ने 42 जो हमारा जो वो था 42 जो हमारा अमेंडमेंट था उसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी थी। 42 जो हमारा अमेंडमेंट था उसके अंदर हमारे 10 ड्यूटीज़ हमारी ऐड की गई थी, जबकि 86 जो अमेंडमेंट था 2002 में उसके अंदर हमारी 11th ड्यूटी को ऐड किया गया था। टोटली राइट नाउ हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसमें हमारे पास टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं, और ये जो ड्यूटीज़ हैं वो 4th A पार्ट में है हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th A पार्ट है उसमें हमारी ये ड्यूटीज़ हैं। अब आता है हमारा फर्स्ट ड्यूटी जो आता है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल एंथम। मतलब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक ड्यूटी देता है कि हमारा नेशनल एंथम है, वो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, वो हमारा जो भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो भी हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको जो उससे रिलेटेड जो कहेंगे हम क्या है ग्रुप्स हैं वो, या फिर हम कहें जो भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उन सब का हमें क्या करना चाहिए, मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड स्पेशली नेशनल एंथम का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेशनल एंथम से रिलेटेड हमारे कुछ रूल्स हैं, हमें उन्हें हमेशा उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए एंड हमें हमारे नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि हम जिस नेशन में रहते हैं वो उसका एंथम, ठीक है। फॉलोज आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। हमें कहीं ना कहीं जो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो आइडियल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और जो कहते हैं ना कि जिन लोगों ने हमारी फ्रीडम के लिए फ़ाइट करी थी ना, जिन्होंने हमारी फ्रीडम के लिए स्पेशली स्ट्रगल किया था, उन्होंने कुछ आइडियल सेट किए थे। कहीं ना कहीं उनके माइंड में था कि अगर हम ब्रिटिशर से अगर फ्री हो जाते हैं तो हमारा कंट्री का एक अजम्पशन उन्होंने जो किया था, कुछ आइडियल सेट किए थे, कहीं ना कहीं हमें उन आइडियल्स को फॉलो करना चाहिए। प्रोटेक्ट आवर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें हमारे जो कंट्री है उसकी इंटीग्रिटी को एंड
कहते हैं सोअगिटी वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब जो कहेंगे हम लोग यूनिटी जो होती है हमारी, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये जो हम सुनते हैं ना अक्सर हिंदू मुस्लिम राइट्स वगैरह जो होते रहते हैं, ये चीज़ें अगर देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अगेंस्ट जो भी लोग ये काम करते हैं, इट्स रियली वेरी बैड। नेक्स्ट आता है डिफेंडेड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। मतलब अगर नेशनल सर्विसेज के लिए, अगर हमारे कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए अगर कॉल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस कॉल पर जाएं। मतलब लाइक अगर ठीक है हमारे कंट्री पर एक इमरजेंसी आई है एंड इमरजेंसी के टाइम पे कहीं ना कहीं हमारे से कुछ कोऑपरेशन की होप हमारी गवर्नमेंट हमेशा करती है, क्योंकि विदाउट सिटीज़न के कोऑपरेशन के वो लोग कहीं ना कहीं हर इमरजेंसी से नहीं निकल सकते। तो जब इमरजेंसी आती है तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि यहाँ की जो सिटीज़न हैं वो उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे हमारे कुछ जो राइट्स होते हैं वो मतलब स्टॉप कर दिए जाते हैं। लाइक जैसे हमारा जो होता है ना कलेक्ट होने का राइट, एकदम स्पीच देने का राइट, फ्रीडम के जो कई राइट्स होते हैं वो स्टॉप किए जाते हैं कि हम कहीं कलेक्ट नहीं हो सकते। और मतलब वो नहीं सुना है 144 लग जाती है। अभी कोरोना टाइम पर भी था कि ये एक इमरजेंसी है, ये मेडिकल से रिलेटेड एक इमरजेंसी थी कि इतनी बुरी हालत थी कि लोग मतलब ये बीमारी फैल रही थी। तब कहीं ना कहीं जैसे हमारी ये फ्रीडम ख़त्म हो गई ना कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इतने लोग मतलब वो कहेंगे कि आप बाहर नहीं मतलब इकट्ठे नहीं हो सकते 5 से 7 लोगों से ज़्यादा। तो ये तो हमारी फ्रीडम को स्टॉप कर दिया उन्होंने। हमारे पास राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, पर फिर भी ये रोका गया। तो ये क्यों रोका गया है? इमरजेंसी केसेस में। तो इमरजेंसी केस में कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि हम उन्हें सपोर्ट करें। सिमिलरली हमसे कहा गया कि घर के बाहर मतलब स्टैप आउट नहीं जाना है आप लोगों को। तो वो क्यों? क्योंकि पर हम कह सकते हैं ये तो हमारी फ्रीडम के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारे पास तो राइट टू फ्रीडम है, हमें दिया गया है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी टाइम पीरियड है, इसलिए इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अभी कुछ टाइम पहले की मैं आपको बताती हूँ कि एक केस आया था न्यूज़पेपर के अंदर कि जो अभी क्या हुआ था, ये कोरोना का जो टाइम पीरियड चल रहा था, जो बीमारी चल रही थी, इस टाइम पे कई जगह पर जो नॉनवेज था वो सेलिंग काफ़ी कम हो गई थी या स्टॉप हो गई थी। तो एक पर्सन थे, होते हैं कई जने ऐसे, उन्होंने केस किया था कि उन्हें वीक में एक बार तो नॉनवेज खाने की परमिशन मिलनी चाहिए। ये केस आया था बाकायदा न्यूज़पेपर में, आप कभी चांस पड़े तो आप पढ़िएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि एक इमरजेंसी टाइम पीरियड है और आपको इस पर कॉपरेट करना चाहिए, ना कि नॉनवेज की डिमांड करनी चाहिए। तो सिमिलरली मतलब वो जो बिहेव था पर्सन का, वो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये जो चीज़ें की गई है वो हमारे उसके लिए हमारे लिए की गई है कि ताकि हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें, या ये प्रॉब्लम में हम नहीं मतलब हमें कहीं मतलब ये चीज़ ना हो जाए, जो लोग बचे हुए उन्हें बीमारियां ना हो, इसलिए ये चीज़ें आई थी। तो जो ये इस तरह के केसेस होते हैं दैट इज़ रियली वेरी बैड, ठीक है। नेक्स्ट जो और हमारी आती हैं इसके अंदर ड्यूटीज़ हैं, वो है स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। मतलब जो कहते हैं ना मतलब हम अक्सर सुनते हैं कि इंडिया के पार्टीशन के टाइम पे जो प्रॉब्लम थी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में थी, या हिंदू और सिख एक साइड थे, मुस्लिम से, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम अब जो है हमारी ड्यूटी है कि हम हमारा जो कॉमन ब्रदरहुड है उसे उसकी स्पिरिट को बनाए रखें। हम ये जो हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं इन सब में नहीं, मतलब ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए सोसाइटी में, ये चीज़ अगेंस्ट है इस एक ड्यूटी के भी। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस ड्यूटी के कि वो हमारी जो इंटीग्रिटी है वो ख़त्म हो रही है, जो हमारा जो कॉमन ब्रदरहुड है वो फिनिश हो रहा है। तो ये दोनों चीज़, ये दोनों के अगेंस्ट है ये जो रायोट्स हैं, जो ये लड़ते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, इस चीज़ को लेके जितनी भी जो चीज़ें होती है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी अगेंस्ट टू हम आर ड्यूटी है। प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, मतलब जो हमारा कल्चर है उसे
प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब सेव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है चल रहा है जैसा चलते रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं अपने कल्चर को रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमें उस कल्चर को बचाने के लिए एफर्ट करने चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हम अपने कल्चर को बिल्कुल छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आज हम देखते हैं कई जगह ऐसा प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दैट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट इज प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट्स को भी हमें कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है जो चल रहा है जैसे चलने दो। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है हमारे हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए। तो कहीं ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा एक कॉन्शियस, हमें हमारा खुद का भी एक कॉन्शियस होता है, उस पर उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करें तो हमें हमारे इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए। अभी जैसे कुछ टाइम से ये चल ही रहा है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, मतलब कि जो मतलब साइंटिफिक जो थॉट है उसे डेवलप करना चाहिए, ताकि कहीं कहीं ना कहीं आप कंट्री को एक डेवलप वाले ट्रैक पर ले जा सकें। ये हमारे से एक्सपेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट हमसे करती है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यस। रायोट्स का जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस, ठीक है। हम शायद इमेजिन भी नहीं करते कि गवर्नमेंट हमारे लिए एफर्ट करती है। आज मेरे को एक किसी जो स्पेशली जो हमारा PWD डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, उसके एक ऑफिसर से मेरी एक बार बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि ऑलमोस्ट जस्ट ट्रिपल जो अमाउंट है, ट्रिपल या फिफ्थ टाइम्स इतना बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट पे करती है वाटर की सप्लाई के लिए। मतलब जितना हमारा बिल आता है वो बिल्कुल मिनिमम हो, वो बिल्कुल बहुत कम होता है, जबकि जो उसके ऊपर एक्सपेंसेस हैं वाटर को क्लीन से लेके वाटर सप्लाई तक के, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा है। पर ये हमारा एक वो है, क्या कहते हैं, बेसिक नीड है जिसे हमारी गवर्नमेंट पूरा करती है। हाँ ठीक है, कई जगह प्रॉब्लम्स है, कई जगह होता है कि वाटर सप्लाई लेट है, वाटर सप्लाई कम है। पर हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के उन एफर्ट्स को भी देखना चाहिए कि जितना हम पे कर रहे हैं ना, वो बहुत कम पे करते हैं जितना हमें वो वाटर मिल रहा है उसके कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं ठीक है। उसके बाद में आता है हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़। वापस हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आते हैं कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको अगर लॉस किया जाता है तो उसका जो ठीक है, उसके लिए वापस लोगों को पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट वापस उसके लिए कुछ ना कुछ करेगी। पर हमारी भी तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम खुद अगर देखते हैं कि कहा जाता है, हमें जनरली इसको इस एग्जांपल से समझाया जाता है, हमारा खुद का घर हो तो क्या हम हमारे घर की चीज़ों को वेस्ट करेंगे? नहीं। तो सिमिलरली ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करें। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है जैसा चल रहा है चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रीव फॉर एक्सीलेंस, मतलब अपने एक्सीलेंसी को बढ़ाना चाहिए। ये भी हमारी एक ड्यूटी बनती है कि जो हमारी जो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारी एक्सीलेंसी को कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए, ताकि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, खुद के लिए अच्छा इंसान अपने आप करता है, पर सोसाइटी के लिए अच्छा करना, खुद की एक्सीलेंसी को बढ़ा के खुद सोसाइटी के लिए अच्छा करना, ये भी एक हमारी ड्यूटी बनती है। जैसे साइंस जो होते हैं ना, हमारे साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्होंने साइंस से रिलेटेड अपनी जो क्वालिटीज़ थी उनको एक एक्सीलेंस लेवल तक लेकर गए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सोसाइटी के लिए कुछ किया, सोसाइटी के लिए कुछ न्यू चीज़ें इन्वेंट करी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को फुलफ़िल किया कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे एक्सीलेंस को इंक्रीज़ करें और हम हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। लास्ट ड्यूटी, हमारी ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड गार्जियन टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल। ये हमारी लास्ट ड्यूटी है जो 86th अमेंडमेंट 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर ऐड की गई थी, क्योंकि जो बेसिक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था, तब ये ड्यूटी भी उसके साथ में ऐड की गई थी कि जितने भी पेरेंट्स हैं और गार्जियंस हैं उनकी ड्यूटी है कि 6 to 14 ईयर्स के जो भी उनके बच्चे हैं वो उन बच्चों को कहाँ पर भेजें, मतलब स्कूल्स भेजें।
हर साल उन्हें 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे उनको स्कूल भेजें, उनको उस स्टडीज से वो नहीं करें, लिंक बना रहे हैं उनका स्टडीज़ का, उसको ब्रेक नहीं करें। ठीक है, ये एक ड्यूटी बताई गई है हमारे पेरेंट्स और हमारे इनके लिए, गार्जियंस के लिए, क्योंकि ये जो राइट टू एजुकेशन दिया गया उसके लिए गवर्नमेंट तो एफर्ट करती है। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल खोले गए हैं, फ्री स्टडीज़ करवाई जाती है, वहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई प्राइस नहीं, मतलब किसी भी चीज़ की कोई कॉस्ट ली नहीं जाती है, फीस नहीं होती, बुक्स के लिए उनके कोई खर्चे नहीं होते, इवन मिड डे मील जो फैसिलिटी दी गई है उसमें उनको लंच तक प्रोवाइड कराया जाता है। पर इसमें कहीं ना कहीं ये ड्यूटी पेरेंट्स की बनती है कि बच्चा जो 6 to 14 ईयर्स का बच्चा है, ठीक है, 6-7 ईयर्स तक के बच्चे को तो बच्चे से तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लोग भेजें। अगर मतलब फैमिली में अगर पेरेंट्स और गार्जियंस ही नहीं भेजेंगे तो बच्चे उस मतलब वहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये एक उनकी ड्यूटी उन्होंने मेंशन करी है। इन्होंने राइट तो दे दिया, गवर्नमेंट एफर्ट भी करी है, पर अगर पेरेंट्स और गार्जियन नहीं ध्यान देंगे और नहीं भेजेंगे तो ये जो टारगेट जो गवर्नमेंट ने सेट किया वो फुलफिल नहीं होगा। इसलिए ड्यूटी बताई गई है पेरेंट्स और गार्जियन के लिए। पर कई बार क्या होता है कि ये जो ड्यूटीज़ है ना, जैसे हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे, उनमें हम जैसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, सिमिलरली इन सब के लिए कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब गवर्नमेंट कहीं पनिशमेंट नहीं दे सकती इन सब चीज़ों के लिए। इसलिए मतलब कई बार लोग इन सब ड्यूटीज़ को नहीं फुलफ़िल करते हैं, इन सब के अगेंस्ट जाके वर्क करते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न इट्स आर मतलब कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम इन सब को फुलफ़िल करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की मतलब आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।